नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स देशों के एनएसए और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएम ने कहा, आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मंगोलिया के बाद दक्षिण कोरिया की यात्रा पर। मंगोलियाई समकक्ष के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पंजाब सीएम की बढ़ी मुश्किलें। वायरल वीडियो मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का खुलासा। गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज होगी पेशी। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेट से ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन देने और दुनिया को अधिक सुरक्षित, संरक्षित तथा समावेशी बनाने में योगदान देने पर केंद्रित होगी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सराहना भी की। दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में कतर के सकारात्मक योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आएगी। साथ ही दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और आपस में करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया पहुंचे। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष चो ह्यून से मिलेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में भी शामिल होंगे, जहां वो मुख्य भाषण देने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के पहले चरण में मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और भी मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के मंत्री और मुख्य कैबिनेट सचिव बतुमुर एंखबयार से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच खनन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा हुई है। उन्होंने इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों को और भी सशक्त बनाने की दिशा में
महत्वपूर्ण बताया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक है। इस मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत और बढ़ती हुई आर्थिक साझेदारी की बात कही। उन्होंने बताया कि बीती 7 फरवरी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त बयान के अनुरूप एक संतुलित और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आर्थिक संबंधों को और भी गहरा करने तथा विकास और इनोवेशन के लिए नए अवसर पैदा करने की दिशा में रचनात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली में उद्योग भवन के पास झुग्गियों में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इसी के साथ कूलिंग ऑपरेशन भी जारी है ताकि दोबारा आग ना भड़के। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चलेगा। घटना में किसी के हताहत होने या फिर घायल होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 3:02 और 4 पे हमारा डिपार्चर हुआ है और ये सेना भवन के पास है और ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है लेबर्स के रहने के लिए, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क आप साथ में देख रहे हैं। इधर लगा हुआ है इनका कैंप। देखने से लग रहा है कि इनमें एलपीजी का छोटे छोटे सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो और अंदर बिजली की तारें भी फैली हुई हैं। तो कॉज एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है। लगभग 25 के करीब गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व थी जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन कर रही थी। करीब 3 घंटे का समय लगा है आग बुझाने के लिए। रुक करते अगली खबर का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों अरुण महेंद्रू और अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गई। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर अब तेज होते नजर आ रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांव में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। गांव मंडी कलां सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टर्स में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है। वहीं कई ऐसे गांव हैं जहां मुख्यमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में अब एक बार फिर नई हलचल तेज हो चली है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे
बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ भ्रामक और निराधार दावों को लेकर स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे और पुरानी तस्वीरें प्रसारित की जा रही है, जिनका उद्देश्य जनता को भ्रमित और गुमराह करना प्रतीत होता है। ये भी देखा गया है कि सनसनीखेज प्रचार के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने और एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में अनावश्यक चिंताएं पैदा करने के प्रयास में पुरानी तस्वीरें और वीडियो दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का ये भी कहना है कि भारत में एथेनॉल मिश्रण सख्त ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपयोग से पहले इसका कड़ा परीक्षण भी किया जाता है। उच्च स्तर के मिश्रण को लागू करने का निर्णय व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया गया है। ये उल्लेखनीय है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद की है। इस कार्यक्रम ने एथेनॉल उत्पादन में उपयोग होने वाले कृषि कच्चे माल की निरंतर मांग भी पैदा की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले 48 मतों से पारित हुआ। इससे पहले इसी महीने इस प्रस्ताव में प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 1973 में युद्ध शक्तियां अधिनियम लागू होने के बाद ये पहला अवसर है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को लेकर अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही है। मतदान के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मतदान को महत्वहीन बताते हुए कहा है कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जाता, इसलिए इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता को लेकर अंतिम फैसला अदालतों में हो सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को परमाणु निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है तो वे ईरान के साथ होने वाली बैठकें रद्द कर देंगे। पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि निरीक्षण को लेकर ईरान ने सिद्धांततः सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को निरीक्षण संबंधी आश्वासन प्राप्त हुए हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो वार्ता तत्काल रूप से रद्द कर देते। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उचित समय पर IAEA निरीक्षक ईरान में तैनात किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावनाएं बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। ये बयान अब ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच परमाणु निरीक्षण, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत जारी है। और आइए अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी हैं। ये जीत क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिच के लिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेला।
अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। दूसरी ओर पनामा लगातार दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वो 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल की वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लिश टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर अंतिम 32 में जगह पक्की करना चाहती थी, लेकिन घाना की मजबूत रक्षा पंक्ति और अनुशासित खेल ने उनकी राह को रोक दिया। ड्रॉ के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन नॉकआउट चरण में जगह सुनिश्चित करने के लिए उसे अब अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पनामा के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करना होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 10 साल का दबदबा कायम रखा है। पिछले 10 सालों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हॉकी मैच नहीं गंवाया है। प्रो लीग की तालिका में आखिरी स्थान पर काबिज पाकिस्तान ने 8वें मिनट में ही नदीम अहमद के गोल के दम पर बढ़त बना ली। भारत के लिए दूसरे क्वार्टर में 22वें मिनट में अभिषेक ने फील्ड गोल करके बराबरी दिलाई और 24वें मिनट में नीलाकांता शर्मा ने पेनल्टी कॉर्नर तब्दील करके बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने और चौथे क्वार्टर में राजिंदर सिंह ने गोल करके भारत को 4-1 से आगे कर दिया। हालांकि अंतिम पलों में पाकिस्तान ने 2 गोल करके हार के अंतर को कुछ कम किया। भारत को अब शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड से खेलना है। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पर 2 खराब सत्र के बाद ऋषभ पंत की वेतन में 12 करोड़ रुपए की भारी कटौती के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ हुई एक हाई प्रोफाइल ट्रेड में पंत 15 करोड़ रुपए में अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी में वापस आ गए हैं। LSG ने IPL 2025 से पहले हुई बड़ी नीलामी में उन्हें 27 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में खरीदा था, जो लीग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने इस वर्ष वैश्विक जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ आयु के लिए योग इस विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 में देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने भागीदारी की। आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित योग संगम पोर्टल पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 780 जिलों ने 3 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी दर्ज की है। वहीं देश विदेश के 7,64,000 से अधिक संगठनों ने इस पूरे अभियान से जुड़कर जन भागीदारी को नई ऊंचाई दी है। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने लद्दाख के लेह में और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में योग कार्यक्रमों में भाग लिया। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित मुख्य समारोह में लगभग 35,000 लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। योग दिवस के आयोजन सियाचिन ग्लेशियर से लेकर समुद्र में तैनात नौसैनिक पोतों तक और देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित किए गए थे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समेत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मिस्र और कई अन्य देशों में भी योग सत्र आयोजित हुए। आयुष मंत्रालय ने बताया कि गंगोत्री से गंगा सागर तक करीब 2,525 किलोमीटर लंबे विशेष अभियान के जरिए योग और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया है। जब 1975 में आपातकाल लगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष के थे और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक युवा कार्यकर्ता के रूप में भूमिगत रहकर तानाशाही शासन के खिलाफ लड़े। उन्होंने पुलिस और खुफिया एजेंसियों से बचकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया और जेल में बंद नेताओं के परिवारों की सहायता की। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने उस दौरान कई बार
अपने भेष बदले और भूमिगत रहकर संघर्ष भी किया। पीएम मोदी ने आपातकाल और उसके बाद की परिस्थितियों पर संघर्ष मां गुजरात नामक पुस्तक भी लिखी। देखिए, आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से तानाशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। आप एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर इमरजेंसी थोपी गई थी। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। 50 साल पहले की दास्तान जब जुबान पर आती है तो आंखें नम और मन बेसुध हो जाता है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में उल्लेखित उस दौर में जो भी निरंकुश सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे तानाशाही व्यवस्था ने कुचल दिया। इसकी शुरुआत अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं को जबरन जेल में ठूसने से हुई। जबकि जुल्म ज्यादती के उस दौर में कई नेता ऐसे भी रहे जिन्होंने भूमिगत रहकर आपातकाल के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें अग्रणी भूमिका रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। 25 साल के पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक नरेंद्र मोदी ने गुजरात में काम किया, जहां उन्हें संगठन को भूमिगत रूप से जीवित रखने का काम सौंपा गया था। उन्होंने लक्ष्मण राव इनामदार, केशव राव देशमुख और वसंत गजेंद्र गढ़कर जैसे गुजरात के आरएसएस के प्रमुख लोगों के अधीन काम किया। साथ ही नानाजी देशमुख और दत्तोपंत ठेगड़ी के साथ समन्वय से काम किया, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक संघर्ष समिति का नेतृत्व किया। गुजरात पुलिस के अत्यधिक सतर्क रहने के बावजूद नरेंद्र मोदी आपातकाल की पूरी अवधि के दौरान पुलिस के गिरफ्त से बचते रहे। उन्होंने एक साधु, एक सरदार, एक अगरबत्ती विक्रेता और यहाँ तक एक पगड़ीधारी बुजुर्ग सिख का वेश धारण किया ताकि वह पुलिस की पकड़ से दूर रहे। उन्होंने एक बार मुंबई के एक मिशन के दौरान भावी भाजपा नेता मकरंद देसाई के बेटे के रूप में खुद को पेश किया। यह योजना उन्होंने निगरानी से बचने के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की थी। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी साहित्य, विशेष रूप से आरएसएस के भूमिगत प्रकाशनों की छपाई, अनुवाद और राष्ट्रव्यापी वितरण की देखरेख की। उन्होंने कोड सिस्टम की शुरुआत की, फोन नंबर में अंकों की अदला बदली की, सत्यनारायण पूजा जैसे धार्मिक समारोहों के आयोजन से अभियान को गति दी। गुप्त आरएसएस बैठकों के लिए चंदन का कार्यक्रम, एक कोड वाक्यांश रखा गया। उन्होंने स्वयं सेवकों को पुलिस के संदेश से बचने के लिए बैठक स्थलों के बाहर अपनी चप्पलें बिखेरने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस, दत्तोपंत ठेगड़ी और वीएम तार कुंडे जैसे आपातकाल विरोधी नेताओं की गुजरात में प्रमुख यात्राओं का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी ने छात्रों को जेपी को रिहा करो और आपातकाल हटाओ जैसे नारों के लिए भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पोरबंदर में जब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एक युवा स्वयंसेवक हतोत्साहित महसूस कर रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, भले ही आप अकेले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की मंशा सही है तो एक व्यक्ति ही काफी है। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद स्वयं सेवकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और भोजन पहुंचाने का काम किया। उन्होंने आपातकाल विरोधी संघर्ष का दस्तावेजीकरण करते हुए संघर्ष मां गुजरात की रचना की। इसकी प्रशंसा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जे पटेल ने की थी। द इकोनॉमिस्ट,
द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन जैसे विदेशी मीडिया ने आरएसएस के अनूठे और संगठित प्रतिरोध को स्वीकार किया। खास तौर पर गुजरात को एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दी। आपातकाल के अनुभवों ने गहराई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को प्रभावित किया। प्रचारक से प्रधानमंत्री तक की उनकी यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे भारत के सबसे लोकतांत्रिक संकट के दौर में देश ने एक प्रिय नेता को गढ़ा।